अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी 910 विद आसिफ एंड साइमा। आज हम यूनिट 5 की बात करेंगे। एनर्जेटिक्स क्या है? एनर्जेटिक्स नाम निकला है एनर्जी से। अब एनर्जी क्या है? द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जेटिक्स में हम एनर्जी की बात करेंगे, लेकिन एनर्जी की प्रॉपर्टीज की, या फिर इसमें हम बात करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जेटिक्स का मतलब हुआ है कि आपने एनर्जी के बारे में ही बात करनी है, लेकिन एनर्जी की प्रॉपर्टीज क्या है या रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि एनर्जी अपने एनवायरनमेंट में एक चेंज या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे चेंज होती है, तो इसको हम बोलते हैं एनर्जेटिक्स। इस चैप्टर में हमने और जो डिस्कशन करनी है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, इंथैल्पी क्या है, इंथैल्पी को एनर्जी के साथ या हीट के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं, किसी भी रिएक्शन में उसकी इंथैल्पी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। फिर इसमें हमने मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी की बात करनी है, और किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसकी इंथैल्पी को कैसे मेजर कर सकते हैं, ये सारा कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर के स्टार्ट में देखें, एनर्जी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। आपने इससे पहले एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी हुई हैं, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी। ये सब एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं विच आर ऑफन इंटरकन्वर्टेबल। इंटरकन्वर्टेबल का मतलब है एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरे में चेंज किया जा सकता है। इन केमिकल एनर्जेटिक, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे केमिकल एनर्जेटिक्स की बात करेंगे। वी आर मेनली कंसर्न विद द टू फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे जो हमने दो फॉर्म्स पढ़नी है एनर्जी की, एक पहली है केमिकल एनर्जी और दूसरी है हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या है? डेफिनेशन देखें, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ मॉलिक्यूल इन विच एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर। यहाँ दूसरे वर्ड्स में इसको हम कह सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉन्ड ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। कोई भी केमिकल कंपाउंड, उसके बॉन्ड में जो एनर्जी स्टोर होती है वो उसकी केमिकल एनर्जी है। और दूसरा यहाँ पे हीट एनर्जी की डेफिनेशन, वैसे तो देखा जाए हीट एनर्जी क्या है? हीट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ऑब्जेक्ट हैविंग अ हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। या हीट को आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन ऑब्जेक्ट हैविंग द डिफरेंट टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री की टर्म में इन्होंने क्या कहा है? द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म। अब यहाँ पे जो बात याद रखने वाली है, एनर्जी इज रिलीज व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होगी, या एब्जॉर्ब्ड व्हेन इट इज ब्रोकन। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब हो या बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज हो, इसको उन्होंने हीट एनर्जी की टर्म में एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा चैप्टर में बात की गई एनर्जेटिक्स में हम क्यों क्या स्टडी करेंगे? इन एनर्जेटिक वी स्टडी द एनर्जी चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में हमारा कंसर्न ही केमिकल रिएक्शन के साथ है। और केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें कौन सी एनर्जी चेंजेस होती हैं? दीज चेंजेस आर कॉज्ड बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग बॉन्ड्स ड्यूरिंग अ रिएक्शन। रिएक्शन में हमें पता है मेकिंग भी हो रही होती है बॉन्ड्स की, और ब्रेकिंग भी। इस मेकिंग और ब्रेकिंग के दरमियान एनर्जी का क्या रोल है वो इसमें पढ़ना है। इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन द वीक बॉन्ड्स ऑफ द रिएक्टेंट ब्रेक वाइल इन प्रोडक्ट न्यू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स आर फॉर्म। जब भी रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट के वीक बॉन्ड ब्रेकअप कर देंगे, प्रोडक्ट बनेगा, और हो सकता है जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका जो बॉन्ड है वो न्यू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बने। सिंस एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक अ बॉन्ड, अभी जैसे हीट एनर्जी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक अ बॉन्ड। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, जबकि एनर्जी इज इवॉल्व का मतलब होता है खारिज होना। एनर्जी इज इवॉल्व व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म। जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी इवॉल्व होगी या रिलीज होगी। सच रिएक्शन टेक प्लेस ऑलवेज विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। तो ऐसे रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है। अब आगे जो डेफिनेशन बताई गई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सो का मतलब होता है बाहर निकल जाना। ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो या इवॉल्व हो, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडो का मतलब होता है एंटर होना। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो। अब यहाँ पे डेफिनेशन भी देखें, इफ अ रिएक्शन इज अकम्पेन्ड विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। अगर रिएक्शन हो और उसमें हीट रिलीज हो, इवॉल्व हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड इफ द हीट इज एब्जॉर्ब, वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोनों का बेसिक डिफरेंस आपने याद रखना है। इस पैराग्राफ में जो भी एक्चुअली बात की गई है ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात की गई है, इन एनर्जेटिक वी नॉट ओनली इनकाउंटर हीट विच कम आउट ऑफ द केमिकल रिएक्शन बट आल्सो अनदर क्वांटिटी विच इज कॉल्ड इंथैल्पी। इंथैल्पी के बारे में डिस्कशन की गई है, न्यू टर्म में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। इंथैल्पी होता क्या है?
अब एनर्जेटिक्स में आपने जस्ट हीट के बारे में नहीं बात करनी, इंथैल्पी के बारे में भी बात करनी। अब इंथैल्पी का क्या कहा गया है? अनदर क्वांटिटी विच इज कॉल्ड इंथैल्पी। इंथैल्पी की डेफिनेशन देखें, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इंथैल्पी और हीट कंटेंट। अब यहाँ पे इसका सबसे पहले तो देखें, या तो इसको इंथैल्पी बोलेंगे या हीट कंटेंट बोलेंगे। इट इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंपाउंड। किसी भी केमिकल कंपाउंड में टोटल एनर्जी जितनी स्टोर हो रही है उसको उसका इंथैल्पी या हीट कंटेंट बोलते हैं। और यूनिट इसका क्या है? किलो जूल पर मोल। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसका यूनिट भी याद रखना है जी। नेक्स्ट, व्हेन द एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ रिएक्शन द टोटल इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज। अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो तो उस वक्त इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज करेगी और इसको आप प्लस में लिखेंगे पॉजिटिव साइन के साथ। और व्हेन द एनर्जी इज इवॉल्व ड्यूरिंग अ रिएक्शन द टोटल इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज। इवॉल्व हो रही है इसका मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इंथैल्पी डिक्रीज होगी, कम होगी, और इसको शो करने के लिए आप माइनस के साथ शो करेंगे। एक्चुअली इंथैल्पी है क्या है? ये एक क्वांटिटी है जो मेजरेबल है, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। इंथैल्पी चेंज को आप मेजर करेंगे, कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो वहां पे हम इनकी हीट कंटेंट के बारे में उसको मेजर करके देखेंगे। आगे जो है वो कुछ इस तरह की न्यूमेरिकल है जिसमें आपको एग्जाम्पल में भी समझाया गया, वो सोल्यूशन हम देखेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी कि हीट और इंथैल्पी में क्या डिफरेंस है जी। नेक्स्ट बात की गई है, केमिकल एनर्जेटिक इज द पार्ट ऑफ द ब्रॉडर फील्ड ऑफ द केमिस्ट्री कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का फील्ड है। थर्मोडायनामिक्स मीन, थर्म का मतलब होता है हीट और डायनामिक कोई भी चीज जो मूविंग पोजीशन में हो, तो थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है केमिकल एनर्जेटिक्स। इन एनर्जेटिक्स वी स्टडी द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ केमिकल रिएक्शन। तो अब एक्चुअली ये जितनी भी डिस्कशन की गई है ये आपको एनर्जेटिक के बारे में ही बताया गया है कि एक्चुअली वो है क्या, फ्लो ऑफ एनर्जी है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। थर्मोडायनामिक्स डील्स विद द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एंड हाउ दीज चेंजेस अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल सिस्टम। अब यहाँ पे आपको थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन बताई गई है कि थर्मोडायनामिक्स डील्स विद द एनर्जी चेंजेस। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंजेस क्या होती हैं? एनर्जी चेंजेस अब क्या होगी, या वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। एंड हाउ दीज चेंजेस इफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल सिस्टम। और अगर ये एनर्जी चेंज हो रही है तो वो उस सिस्टम की प्रॉपर्टीज को कैसे चेंज करेगी, ये सब कुछ हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनर्जेटिक्स में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, या एनर्जेटिक्स आपको किन बातों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो अभी तक ये जो हमने सारा इंट्रोडक्शन पढ़ा है ये केमिकल एनर्जेटिक्स का ही है। एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है, थॉमस यंग वाज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड एनर्जी टू द फील्ड ऑफ फिजिक्स इन 1802। इसका मतलब हुआ एनर्जी का वर्ड सबसे पहले फिजिक्स में यूज हुआ था 1802 में, और जो साइंटिस्ट था उसका नाम था थॉमस यंग। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपने इस बात को याद रखना है जी। नेक्स्ट टॉपिक आता है सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम क्या है? ये सराउंडिंग है। कोई भी चीज जो अंडर ऑब्जर्वेशन है उसको हम सिस्टम बोलेंगे। जैसे इन केमिस्ट्री एनी फिजिकल और केमिकल चेंज अंडर स्टडी में आल्सो बी कॉल्ड अ सिस्टम। यहाँ पे ये सिस्टम की डेफिनेशन दी गई है, एनी फिजिकल और केमिकल चेंज अंडर स्टडी इट इज कॉल्ड अ सिस्टम। अंडर स्टडी का मतलब है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब केमिकल या फिजिकल चेंज, अगर केमिकल चेंज देखें तो उसमें हमें पता है रिएक्टेंट्स भी होंगे, प्रोडक्ट भी, कोई कैटालिस्ट टेस्ट किया जा सकता है, सॉल्वेंट क्या, कोई भी चीज आ जाती है वो इसमें इंपॉर्टेंट है और इसको हम सिस्टम बोलेंगे। और वो सारी चीजें जो इस सिस्टम में फॉल नहीं करती वो उसकी सराउंडिंग होंगी। अब यहाँ पे देखें, एवरीथिंग विच डज नॉट फॉल इन दिस सिस्टम इज कॉल्ड इज सराउंडिंग। आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है? आगे एग्जांपल दी गई है। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर बॉइलिंग वाटर इन अ बीकर द वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी कॉल्ड अ सिस्टम व्हाइल एवरीथिंग सराउंडिंग दिस लाइक बीकर, बर्नर, सेक्टर विल बी कॉल्ड एट द सराउंडिंग। आप क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स को पढ़ रहे हैं, ये आपका सिस्टम है। हमने वाटर मॉलिक्यूल के बारे में देखना है, वो हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन है, वो सिस्टम है। लेकिन जिसमें वो बीकर में या कोई भी पैन लेना, कोई भी बर्तन, उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो, और बर्नर जिससे हम हीट कर रहे हैं, वो सब उसकी सराउंडिंग्स में आ जाएंगी, वो हमारा सिस्टम नहीं है। व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, जब बाहर से एनर्जी सिस्टम में आई तो दिस चेंज इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है अपने सराउंडिंग से, इसलिए वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। एंड इट हैज द पॉजिटिव साइन। अब यहाँ पे जो याद रखनी है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसके लिए पॉजिटिव साइन है। और व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाए तो दिस चेंज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक एंड इट कैरीज द नेगेटिव साइन। यहाँ पे आपको डायग्राम में भी शो किया गया है क्लियरली। जैसे यहाँ पे देखें,
ये हमारा सिस्टम है जिसको कलर में शो किया गया है और ये बाहर इसकी सारी सराउंडिंग्स है। अगर सराउंडिंग से हीट आ रही है, अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे ये एंडोथर्मिक है और एंडोथर्मिक को हमेशा पॉजिटिव के साथ शो करना है। इसी तरह अगर हीट सिस्टम से बाहर सराउंडिंग की तरफ जा रही है, अब यहाँ पे ये हमारा सिस्टम, ये बॉक्स में जो है ये एक्चुअली हमारा सिस्टम है, बाकी इसकी सराउंडिंग है, ये हीट बाहर की तरफ जा रही है, तो इसको बोल रहे हैं एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है, इसको हम नेगेटिव साइन के साथ शो करेंगे। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी गई है, एनर्जी इवॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज यूज्ड इन एवरीडे लाइफ फॉर कुकिंग, हीटिंग, लाइटनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड मच मोर। एनर्जी के एप्लीकेशन बताए गए कि आप एनर्जी कहाँ पे अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। जी मिनी एक्सरसाइज दी गई है, देखें जी, डज बॉइलिंग वाटर इन अ बीकर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक चेंज। अब पहले तो क्वेश्चन में पूछा गया है अगर आप वाटर को बॉयल कर रहे हैं तो वो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक। वाटर को बॉयल कर रहे हैं, उसको हीट अप दे रहे हैं, वो अपने सराउंडिंग से हीट लेगा फिर ही बॉयल होगा, तो इसलिए ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। जी नेक्स्ट है, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम में कौन सी एनर्जी आ रही है, गर्म कर रहे हैं तो ये हमारे पास हीट एनर्जी आएगी, वो हीट लेके ही बॉयल होगा, तो ये हीट एनर्जी होगी। फिर एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी गई है, एंथैल्पी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट टेल अस हाउ मच हीट इज प्रेजेंट इन अ सिस्टम। हीट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी कैन एक्सट्रैक्ट यूजफुल वर्क फ्रॉम इट। अभी इसमें क्या हीट भी क्या और इंथैल्पी में क्या चेंज है। हीट तो हम बस कह देते हैं कि एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है, लेकिन इंथैल्पी क्या है जिसमें हम उसकी एक्यूरेट मेजरमेंट बता सकते हैं, उसको इंथैल्पी बोल रहे हैं। जी नेक्स्ट टॉपिक आ गया, इंथैल्पी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके बारे में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखें, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। यहाँ पे बात की गई है टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। इसी डेफिनेशन में से एक और बात यहाँ पे जो आपको स्टैंडर्ड कंडीशन बताएगी। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है कि टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड कंडीशन बताई गई है, 0 डिग्री टेम्परेचर बताया गया है और 760 मिलीमीटर ऑफ प्रेशर बताया गया है। 760 कह सकते हैं या इसको ये 1 एटमॉस्फेरिक के इक्वल भी होता है। तो डेफिनेशन क्या हुई, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड इट्स हीट कंटेंट। अब हीट कंटेंट को हमने क्या बोला था, इंथैल्पी। तो इंथैल्पी की डेफिनेशन क्या होगी, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, मतलब ये एक मेजरमेंट है जिसको आप मेजर कर सकते हैं। इंथैल्पी इज मेजरमेंट ऑफ द एनर्जी इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। वही बात की कि इंथैल्पी इज द मेजरमेंट, वो चीज जिसको आप मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। द क्वांटिटी ऑफ इंथैल्पी इज इक्वल टू द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। कि किसी भी सिस्टम में टोटल हीट कंटेंट क्या, आप टोटल हीट कंटेंट से क्या मुराद है, अभी जैसे हमने बात की कोई भी रिएक्शन एंडोथर्मिक हो सकता है या एक्सोथर्मिक है, हीट एनर्जी रिलीज होगी या इवॉल्व होगी, या कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी रिलीज हो रही है, उसकी अमाउंट क्या है, वो एक्चुअली उसकी इंथैल्पी है। Enthalpy of system is represented by H, while the change in enthalpy which a system undergoes is represented by delta H. Change in enthalpy. अभी जो हमने कहा कि enthalpy is measurable, measurable actually क्या है, change in enthalpy. Enthalpy change को हम measure कर सकते हैं। The total enthalpy H of the system cannot be measure. यहाँ पे ये बात कर दी गई है, किसी भी सिस्टम में उसकी total enthalpy को आप measure नहीं कर सकते, but change in enthalpy brought about in a system can be measured comparatively easily. कि किसी भी सिस्टम में इंथैल्पी को आप नहीं कर सकते, चेंज इन इंथैल्पी जिसको डेल्टा एच के साथ शो करें उसको आप मेजर कर सकते हैं। और ये डेल्टा एच क्या होता है कि कोई भी सिस्टम में कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है या कितनी रिलीज हुई है, वो डेल्टा एच है, चेंज इन इंथैल्पी। इन केमिस्ट्री द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन डेल्टा एच नोट, इसको नोट बोलेंगे। Delta H naught is the enthalpy change when the reactant in their standard state undergoes the reaction to produce product in their standard state. अब यहाँ पे standard enthalpy का मतलब होगा under standard condition of temperature and pressure. तो इसको आप मेजर कर सकते हैं, ये देखते हैं कि undergo reaction to produce product कितने reactant react करके products produce कर रहे हैं। This quantity is called the standard enthalpy change or heat of the reaction at the constant pressure. अब जैसे एग्जाम्पल दी गई है, यहाँ पे देखिए 2 moles of carbon monoxide react with 1 mole of oxygen and they produce 2 moles of carbon monoxide. यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज कितना है, -566। अब माइनस से हमें पता चल जाएगा कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट रिलीज हो रही है, तो यहाँ पे इसकी इंथैल्पी चेंज की वैल्यू बताई गई है। दिस रिएक्शन इन दिस सिस्टम इज दस एक्सोथर्मिक इवॉल्विंग 566 kilojoules of the heat energy which is given to the surrounding. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज हो रही है, रिलीज होकर सराउंडिंग में जा रही है।
नेक्स्ट आपको डिफरेंस बताया गया है इंथैल्पी और हीट का डिफरेंस क्या है, इसको भी आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, दोनों में डिफरेंस क्या है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी बिकॉज ऑफ डिफरेंट इन टेम्परेचर। अब हीट क्या है, एनर्जी की फॉर्म है जो सिर्फ हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है या फ्लो करती है। वही मैयर हीट इन जाउल्स, हीट की जो मैयर करने की यूनिट्स हैं वो जाउल्स हैं। या फिर इन्होंने दूसरी एक और डेफिनेशन दे दी है कि हीट इज व्हाट वी कॉल द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी को हीट बोलते हैं। जबकि इंथैल्पी क्या है, कॉन्ट्रेरी टू दिस, कॉन्ट्रेरी का मतलब है इसके मुकाबले में इंथैल्पी क्या है। इंथैल्पी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द सिस्टम सिंस इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम, इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे इंथैल्पी की जब डेफिनेशन देखनी है तो 3 बातों का जिक्र किया गया है, ठीक है। इट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सिस्टम, सिस्टम में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, या उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। आप देखें हमने हीट का यूनिट पढ़ा था जाउल, जबकि इंथैल्पी के लिए हमने उसका यूनिट देखा था किलो जाउल्स पर मोल। जब मोल की बात आ गई है तो मोल से हमें पता चल जाएगा वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात की गई है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो फिर ये भी देखना होगा कि उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। मॉलिक्यूल्स हैं, केमिकल कंपोजिशन से मुराद किस किस एटम से वो मिलके बने हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या है। अभी आगे जाके एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो तब आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, हीट इज नॉट इसेंशियल पार्ट ऑफ सिस्टम, इट जस्ट कम एंड गो। अब हीट के बारे में क्या कहा गया कि हीट आती है और चली जाती है। व्हेन हीट लीव्स और एंटर अ सिस्टम इट रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ इंथैल्पी। लेकिन जब ये हीट सिस्टम में आए या सिस्टम से जाए, इसका जो चेंज है उसको हम इंथैल्पी बोल रहे हैं। एट अ कांस्टेंट प्रेशर द इंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू हीट एवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब। तो किसी कांस्टेंट प्रेशर पे इंथैल्पी चेंज क्या है, जितनी भी सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की या हीट रिलीज की वो उसकी इंथैल्पी चेंज है। जी मिनी एक्सरसाइज देखें, कैन एनर्जी बी ट्रांसफर्ड इन अ फॉर्म अदर देन हीट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि केमिकल रिएक्शन है तो उसमें एनर्जी की किसी और फॉर्म में भी आ सकती है हीट के अलावा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा यस, क्योंकि जब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है जरूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसमें एनर्जी की डिफरेंट टाइप भी प्रोड्यूस हो रही है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें साउंड प्रोड्यूस हो सकती है। जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है एक धमाके के साथ, वो उस वक्त साउंड है। या कोई भी मेटल जब बर्न होती है तो लाइट एनर्जी की फॉर्म में हो सकती है कि चमक जैसे आ जाती है, तो लाइट एनर्जी भी आ सकती है इसमें। या फिर किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर यही देंगे कि येस, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर इन फॉर्म अदर देन हीट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। और वो कौन सी फॉर्म हो सकती है, साउंड एनर्जी हो सकती है, लाइट एनर्जी हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ सिस्टम। हम बात कर रहे थे इंथैल्पी एंड चेंज इन इंथैल्पी। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछ लिया है कि आप इंथैल्पी को क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी जब हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी हमने कहा था कि इंथैल्पी को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन चेंज इन इंथैल्पी को आप मेजर कर सकते हैं। तो अब इन्होंने क्वेश्चन यही पूछा है कि क्यों नहीं पॉसिबल कि आप इंथैल्पी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर यही है कि इंथैल्पी एक रिलेटिव क्वांटिटी है। रिलेटिव क्वांटिटी वो होती है जिसको किसी दूसरे के साथ कंपेयर करके किया जाए। तो कंपेयर तभी करेंगे कि जब उसको हम उसका चेंज देखेंगे कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है। तो इसलिए अकेली इंथैल्पी को आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन चेंज इन इंथैल्पी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा इंथैल्पी इज द रिलेटिव क्वांटिटी, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ सिस्टम। लेकिन चेंज इन इंथैल्पी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें ये देखा जा सकता है कि कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है और कितनी रिलीज हुई है। जी नेक्स्ट आता है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। पहले इसकी डेफिनेशन भी हम देख चुके हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं, एंडोथर्मिक कौन से होते हैं। कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज होती है तो उसको हीट एनर्जी चाहिए होती है। अब यहाँ तो हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। अगर वो हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो इसको हम बोलेंगे वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर हीट रिलीज हो रही है उस रिएक्शन में तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाती है, तो इसका मतलब है बाहर जा रही है तो सराउंडिंग इसका हीट अप हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है, सिस्टम अपने सराउंडिंग से हीट ले लेगा तो बाहर सराउंडिंग कूल डाउन हो जाएगी। तो अ फिजिकल और केमिकल चेंज इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अकम्पनीड विद आइदर एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ हीट। हीट विच इज इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड हीट ऑफ द रिएक्शन।
केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट खारिज हो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। एंड वाइल दोज इन विच हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। वही बात की गई है कि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो उसमें हीट चली जाएगी सराउंडिंग्स में, जिसकी वजह से हमारा सराउंडिंग हॉट हो जाएगा। लेकिन अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है तो उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगी और सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट आ रही है, इसलिए सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल दी गई है कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब है हीट रिलीज हो रही है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 571.6 किलो जॉल हीट रिलीज हो रही है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं बता दूं, हमने तो हीट का यूनिट पढ़ा था जॉल, लेकिन किलो जॉल का मतलब एक बिगर यूनिट है। किलो जॉल भी इसको कह सकते हैं, वैसे उसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो जॉल ही है। अब यहाँ पे देखिए 571.6 किलो जॉल्स हीट एनर्जी इज इवॉल्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। इफ एनर्जी इवॉल्व इज शोन सेपरेटली इट इज एक्सप्रेस एज डेल्टा एच विल बी माइनस 571.6 किलो जॉल। अब ये डेल्टा एच क्या था, चेंज इन इंथैल्पी, और माइनस क्यों, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम नेगेटिव साइन के साथ शो करते हैं, तो डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन विल बी माइनस 571.6 kilojoules. The same amount of energy will be absorbed when the reaction will move in the backward direction. अगर यही रिएक्शन को बैकवर्ड करना हो, बैकवर्ड करने का क्या मतलब है, हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल और उसको ब्रेकअप करना हो, तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट ये एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो वाटर विल डिकम्पोज टू गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैक। नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस व्हेन सॉलिड कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन गैस। कार्बन और ऑक्सीजन बर्न करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। और यहाँ पे जो एनर्जी कंटेंट कितना बताया गया है 393.5 किलो जॉल्स। इट इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और तो इसके लिए हीट एनर्जी इवॉल्व होगी। और when this reaction is carried out in the reverse direction the same amount of energy is absorbed। अगर इसी रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में कर दें, पहले कार्बन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं और एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को आपने रिवर्स करना हो कि कार्बन डाइऑक्साइड को डिकम्पोज करना हो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट में, तो तब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, तब उसको इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। और इंथैल्पी चेंज इसकी रिएक्शन की कितनी होगी, माइनस 393.5 किलो जॉल। अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो तब ये इंथैल्पी माइनस में आएगी, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो बोथ दिस रिएक्शन मेंशन अबव आर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक चेंज। अब यहाँ पे जो बात याद रखने वाली है, आपने करना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है और उसके लिए आप इंथैल्पी चेंज को माइनस के साथ शो करते हैं। अगली जो एग्जांपल्स दी गई हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस की दी गई हैं। एंडोथर्मिक में देखें हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रही हैं और इसके लिए जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो 53.08 है। यहाँ पे प्लस आना चाहिए क्योंकि एंडोथर्मिक में उसको पॉजिटिव साइन के साथ शो करते हैं। तो द इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर द रिएक्शन विल बी प्लस 53.08। यहाँ पे प्लस नहीं भी लिखा तो ऑटोमेटिकली हमें पता है ये प्लस ही होगा। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद सॉलिड आयोडीन only at a high temperature and 53.08 kilojoules of heat energy is absorbed। तो जिस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। इसी तरह अगली एग्जांपल दी गई है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी इसको कह सकते हैं, इन एयर ड्यू टू लाइटनिंग इन द क्लाउड। अब यहाँ पे ये जो बात की गई ना लाइटनिंग इन द क्लाउड, जब बारिश होती है, बिजली की गर्ज चमक पैदा होती है, तो उस वक्त आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि लाइटनिंग ऑफ क्लाउड में क्या फॉर्मेशन हो रही होती है। तो उस वक्त एक्चुअली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे आपने ये क्वेश्चन को याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में या MCQ की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, प्लस होगी 180.6 kilojoules of heat energy will be absorbed in this reaction। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि गिव एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, और उसमें कितनी कितनी हीट है। तो ये आपने इनकी वैल्यूज भी याद रखनी है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक क्या है और इनकी वैल्यूज क्या है।
इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है। हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज यूज्ड इन द सेल्फ हीटिंग और सेल्फ कूलिंग पैक्स। दिस पैक कंटेन रिएक्टेंट that undergone an exothermic or an endothermic reaction providing high or low temperature। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो हीट इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है, तो वो सेल्फ हीटिंग हो जाती है या फिर उसकी सेल्फ कूलिंग हो जाती है। तो इसी की वजह से वो पैक्स में ही से हमें अपना हाई या लो टेम्परेचर प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप जो ये पैराग्राफ की बात की गई है, एक्चुअली ये आपको एप्लीकेशंस बताए गए हैं हीट एनर्जी के डेली लाइफ में आप कहाँ पे यूज़ करते हैं। Our present day living condition depend heavily on the availability of energy in its various form। जारी बात है, हम एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं, अगर यही एनर्जी ना हो तो हमारी लाइफ का एग्जिस्टेंस ही ना हो। Exothermic chemical reaction are extensively used to fulfill this requirement। In such reaction chemical energy is converted into heat energy। तो बात क्या की गई है, जो जितने भी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें एनर्जी रिलीज होती है, वो हीट एनर्जी की फॉर्म में होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी बर्न फ्यूल्स लाइक गैस, ऑयल एंड कोल to cook food and for other heating purpose in our homes and industry। During this burning process called combustion, कोई भी बर्निंग जलने का अमल है उसको कंबस्टन बोल रहे हैं। सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फ्यूल रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर टू प्रोड्यूस सर्टेन अमाउंट ऑफ द हीट। तो जितने भी ये फ्यूल्स हैं जैसे ऑयल, गैस, कोल, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलते हैं तो हीट देते हैं और यही हीट जो है वो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कंबस्टन की डेफिनेशन भी देख लें, वो एक्चुअली क्या है। ड्यूरिंग द बर्निंग प्रोसेस कॉल्ड कंबस्टन, सब्सटेंस प्रेजेंट इन फ्यूल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर टू प्रोड्यूस सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट। तो एक्चुअली ये कंबस्टन की डेफिनेशन भी बताई गई है। कंबस्टन क्या है, जलने का अमल। फिर अगले जो एप्लीकेशन बताया गया है, जैसे फूड सच एज द फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फ्यूल्स। During metabolism, the chemical energy present in this food is converted to heat to keep us warm। जो भी हम फूड खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। आपको देखें, अगर आपको भूख फील हो रही हो तो आप कहते हैं कि हमारा एनर्जी लेवल डाउन हुआ है, तो उस वक्त एक्चुअली क्या हो रहा है कि आपके अंदर एनर्जी नहीं, आप खाना खाएंगे, यही फैट्स या कार्बोहाइड्रेट जब आपकी बॉडी में जाएंगे, मेटाबॉलिज्म होगी और आपकी बॉडी को इससे एनर्जी मिलेगी। A large portion of electricity is produced at the power station by burning fuels such as natural gas, oil and coal। The heat which come out from these combustion is used to produce steam at high pressure। अब पावर स्टेशन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वहाँ पे क्या होता है कि जितने भी फ्यूल्स हैं उनको जलाया जाता है, उनसे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो हीट एनर्जी क्या करती है, वो दिस हाई प्रेशर स्टीम इज यूज टू रोटेट द टर्बाइंस एंड विच इज टर्न जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो स्टीम प्रोड्यूस करेगी, उस स्टीम से टर्बाइंस को चलाया जाएगा, वो टर्बाइंस आगे से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगी। फिर अगली जो एग्जांपल है उसका एप्लीकेशन दिया गया है, ड्राइविंग अ व्हीकल। इट इज़ द कंबस्टन ऑफ द पेट्रोल और डीजल। आपको पता है गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल चलता है तो वो चलती हैं। पेट्रोल डीजल क्या है, वो फ्यूल है डेट गिव ऑफ एनर्जी एंड ड्राइव इट फॉरवर्ड। फिर एक और एग्जांपल है, द अदर एग्जांपल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन पीपल सेम टू एंजॉय द मोस्ट इन दैट ऑफ द फायरवर्क्स। ये जो फायरवर्क्स, जैसे कोई भी खुशी का मौका हो तो ये फायर्स जो चलाई जाती हैं ये एक्चुअली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। फायरवर्क्स आर द रिजल्ट ऑफ द कंबस्टन रिएक्शन दैट यील्ड द हीट, लाइट एंड साउंड। तो यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी और साउंड भी। डिफरेंट मेटल साल्ट्स अलॉन्ग विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोड्यूस द वैरायटी ऑफ कलर्स व्हेन बर्न। अब यहाँ पे बता दिया गया कि मेटल साल्ट्स हैं जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो अब ये वही बात होगी कि केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी के अलावा हमें लाइट एनर्जी भी मिलती है, साउंड भी मिलती है, डिफरेंट कलर्स भी मिलते हैं, तो एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। जी मिनी एक्सरसाइज देखें। वाई द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम मेटल एंड वाटर प्रोड्यूस वायलेंटली। अब इन्होंने कहा है कि अगर सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो वो रिएक्शन वायलेंटली मतलब एक शिद्दत के साथ होता है। इसकी रीज़न क्या है? अब सोडियम मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, रिलीज होती है, और दूसरा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसकी वजह से एक थोड़ा सा साउंड लाइक प्रोड्यूस होती है। हाइड्रोजन थोड़ी कह दें कि हल्का सा बबल धमाके के साथ बबल आउट होगी। तो अब अगर आप इसका जो है वो रिएक्शन देखें तो इसमें सोडियम रिएक्ट करेगी वाटर के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। जी मैंने इसकी केमिकल इक्वेशन बता दी है। सोडियम ने वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं कि ये इट प्रोड्यूस वायलेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इज मेल्टिंग ऑफ आइस एंड एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक चेंज। आइस है, अगर आप देखें वो कहीं भी रख दें तो वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाती है। अब आपसे पूछा गया है कि वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक।
आइस तभी मेल्ट होगी जब वो अपने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगी, तो हीट एब्जॉर्ब कर रही है तो ये एंडोथर्मिक चेंज होगा। तो आप इसको बताएंगे मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एंडोथर्मिक चेंज। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बी रिवर्स्ड? एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिवर्स किया जा सकता है? यस इट कैन बी रिवर्स्ड। जैसे अभी आपने ऊपर एग्जांपल पढ़ी थी जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन अगर वही कार्बन डाइऑक्साइड को डिकम्पोज किया जाए तो वो उस वक्त हीट एब्जॉर्ब करेगी और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स कार्बन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन रिवर्स करने के लिए उस वक्त उनको हीट एब्जॉर्ब करनी होगी। जी नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, इसमें अब उन्होंने आपको ये बताया है कि कोई भी रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों होता है। आपने यहाँ पे एक्चुअली उसकी हीट मेजर करनी है, हीट कंटेंट देखना है कि किसी भी एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन में कितनी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। एग्जाम्पल दे के समझाया गया है, ए केमिकल रिएक्शन मेनली इन्वॉल्व द प्रोसेसेस विच इन्वॉल्व बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। केमिकल रिएक्शन में या तो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी या फिर बॉन्ड बनेगा। In the following reaction, the chemical bond between the atoms present in the molecule of hydrogen and oxygen first break to give their atom. अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दी गई है वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की। यहाँ पे इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी गई है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड दे प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सबसे पहले तो जब यहाँ पे रिएक्ट करना है तो उन्होंने कहा है कि इस हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन के अपने जो एटम्स हैं इनकी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। अब हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जैसे यहाँ पे अब इन्होंने कहा है, अब यहाँ पे इन्होंने इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम दिखाए गए हैं। 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे एक्चुअली अगर काउंट करें तो हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे, 4 हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे। इसी तरह ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम्स है, तो 2 ऑक्सीजन के एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम। दे रिएक्ट एंड दे प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। दीज एटम ऑफ हाइड्रोजन देन फॉर्म बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसियस वाटर। इसी इक्वेशन को उन्होंने एलेबोरेट करके लिख दिया है। ये हमारी केमिकल इक्वेशन थी जिसमें हमने मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में शो किया गया। अब यहाँ पे इन्होंने एटम शो किए गए हैं, 4 हाइड्रोजन एटम रिएक्ट विद 2 ऑक्सीजन एटम्स एंड दे प्रोड्यूस 2 वाटर मॉलिक्यूल। क्योंकि अगर वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो ये एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है जिसमें एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन मिल। अब यहाँ पे क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहे थे इसलिए उन्होंने ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बना दिए हैं। इसको एटॉमिक फॉर्म में या एटम्स की फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि अब हमने इसकी हीट कंटेंट्स मेजर करने हैं कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या कितनी एनर्जी रिलीज होगी। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में देखिए, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एब्जॉर्ब एनर्जी। ये पहले भी हमने पढ़ा था, जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। वाइल मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इवॉल्व एनर्जी। लेकिन जब ये बॉन्ड बन जाएगा तो वो एनर्जी इवॉल्व करेगा, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इन दिस रिएक्शन वीकर बॉन्ड्स आर ब्रोकन, that is hydrogen, hence less energy is absorbed। यहाँ पे हमने ऊपर जो रिएक्शन देखा था उसमें ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल थे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब था ये हाइड्रोजन के 2 एटम एक दूसरे के साथ अटैच हैं, तो इस वाले बॉन्ड को ब्रेकअप करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी। यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेकअप करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी। ये एक वीकर बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इसी तरह देखें ऑक्सीजन के केस में, अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात करें O2 का मतलब है 2 ऑक्सीजन के एटम एक दूसरे के साथ अटैच हैं। अब यहाँ पे इसके दरमियान ये बनने वाला ये जो बॉन्ड है, इसको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। वाइल द बॉन्ड विच आर फॉर्म इन वाटर मॉलिक्यूल आर स्ट्रॉन्गर देन दस ग्रेटर एनर्जी इज इवॉल्व। यहाँ पे हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है, इसी तरह ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक है, वीक बॉन्ड है, लेकिन इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब यहाँ पे बनता है वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान बनने वाला ये जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा और इस बॉन्ड के बनने के दरमियान एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा, अब यहाँ भी इन्होंने एनर्जी की कैलकुलेशन करके बताई है कितनी एनर्जी रिलीज होगी या कितनी एब्जॉर्ब होगी। जैसे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल को ब्रेकअप करने के लिए जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो 435 किलो जॉल्स पर मोल है, या इसको एंथैल्पी चेंज भी बोल सकते हैं। इसकी डेल्टा एच जो है वो
प्लस 435 किलो जॉल्स पर मोल है। इसी तरह ऑक्सीजन के मालिक्यूल में बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी है वो 498 किलो जॉल्स पर मोल एब्जॉर्ब होगी। लेकिन जब यही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं और वाटर मालिक्यूल बनाते हैं, एक वाटर मालिक्यूल में एक OH बॉन्ड बनने की एनर्जी जो है वो -484 है। -484 है, इसका मतलब है ये एक्सोथर्मिक है। अब यहां से आप किसी भी सिस्टम की इंथैल्पी चेंज मेजर कर सकते हैं। देखें अब कैसे मेजर करना है। आप यहां पे देखें, रिएक्शन में हमने कहा था कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक बॉन्ड की एनर्जी, यहां पे देखें हाइड्रोजन के एक बॉन्ड की एनर्जी HH, ये वाली एनर्जी, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी 435 है, लेकिन यहां पे हमारे पास इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं। एक की एनर्जी 435 है तो 2 की क्या होगा, 435 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 870 किलो जॉल्स एनर्जी होगी। इसी तरह आप यहाँ पे देखें ऑक्सीजन का एक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो 498 किलो जॉल्स पर मोल थी। तो ये दोनों एंडोथर्मिक रिएक्शन थे, तो इन दोनों में टोटल एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हुई है। तो यहाँ पे जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वो है, इन दोनों को ऐड करेंगे, 870 प्लस 498 करेंगे तो हमारे पास जो इस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वो आ जाएगी 1368 किलो जॉल्स। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन की एनर्जी है। अब आगे आते हैं हम, इट मीन्स 1368 kilojoule energy is absorbed when the 2 moles of hydrogen and 1 mole of oxygen break their bond to convert themselves into atoms. मीन पहले हाइड्रोजन के मालिक्यूल ऑक्सीजन के मालिक्यूल जब ब्रेकअप होके एटम्स बनाएंगे तो टोटल जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। अच्छा, अब रिएक्शन में हमने बात की थी क्योंकि वाटर बन रहा है, वाटर के 2 मोल्स या 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब 2 मॉलिक्यूल्स में देखें, यहाँ पे अगर वाटर का स्ट्रक्चर देखें, ऑक्सीजन के एक के साथ ये हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, ये एक मॉलिक्यूल, और इसी तरह ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पे हमें जो एनर्जी दी गई थी ये वाले एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की, इस बॉन्ड की एनर्जी दी गई थी। एक बॉन्ड की जो एनर्जी है वो -484 है, -484 है। अब ये एक बॉन्ड की एनर्जी दी गई है तो ये 2 मॉलिक्यूल में एक्चुअली ये टोटल 4 बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो -484 को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो एनर्जी रिलीज होगी वो इस रिएक्शन में 1936 आ जाएगी। यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई भी करके देख लें, -484 मल्टीप्लाई 4 करें, 4 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करना है मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बने हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक बॉन्ड की एनर्जी थी 484, तो यहाँ पे इस तरह के एक्चुअली 4 बॉन्ड है, इस वजह से इसको हम 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इस रिएक्शन में रिलीज होने वाली एनर्जी 1936 किलो जॉल एनर्जी रिलीज होगी। अब हमने इधर से मेजर करना है कि टोटल इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन क्या है। टोटल इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है और कितनी इसमें से रिलीज हुई है। तो यहाँ पे देखें ओवरऑल एनर्जी कैलकुलेशन कैसे की, हेंस द ओवरऑल एनर्जी इवॉल्व इन दिस रिएक्शन विल बी -1936, मतलब कितनी एनर्जी रिलीज हुई और कितनी एब्जॉर्ब हुई। तो इसकी कैलकुलेशन की तो ये आ जाएगी -568 किलो जॉल्स फॉर 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो वाटर मॉलिक्यूल के 2 मोल के लिए जो एनर्जी रिलीज हो रही है -568 किलो जॉल्स मोल, तो यही इसकी इंथैल्पी चेंज है और ये हमने मेजर कर ली। यही बात हमने जब इंथैल्पी का टॉपिक पढ़ा था उसमें ये डिस्कशन की थी कि चेंज इन इंथैल्पी को हम मेजर कर सकते हैं। चेंज इन इंथैल्पी क्या था कि कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और कितनी रिलीज होती है। तो यहाँ पे एग्जांपल के जरिए आपको ये सारा कुछ समझा भी दिया है। अब यहाँ पे आगे जो बात की, इंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ गैसियस वाटर, यहाँ पे हमने 2 मोल्स की बात की है। 2 मोल्स के लिए ये एनर्जी कितनी है, -568। अगर इंथैल्पी आपने 1 मोल के लिए करनी हो तो क्या करेंगे, उसको 2 के साथ डिवाइड कर दें तो 1 मोल की इंथैल्पी -284 किलो जॉल्स पर मोल आ जाएगी। दिस एक्सपेरिमेंट वैल्यू फॉर्मेशन ऑफ गैसियस वाटर इज -284.3 किलो जॉल्स विच इज क्वाइट क्लोज टू द कैलकुलेटेड वैल्यू। अब यहाँ पे ये जो हमने कैलकुलेशन से की है, लेकिन अगर जो है वो एक्चुअली जो पहले एनर्जी कैलकुलेट की गई थी वो -284.3 किलो जॉल्स थी। तो देखें हमारी कैलकुलेशंस और जो एक्सपेरिमेंट से की गई है वो उसके अकॉर्डिंग ये दोनों ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज हैं।
जी आगे आपको एक सैंपल प्रॉब्लम दिया गया है। जी सैंपल देखें, कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। आपको यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दिया गया जिसमें हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं आयोडीन के साथ, तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस हो रहा है। बॉन्ड एनर्जीज ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड 436 151 -299। अब यहाँ पे देखें पहले हाइड्रोजन लिखा है तो इसका मतलब है पहले ये हाइड्रोजन की एनर्जी इतनी है, आयोडीन की ये है और हाइड्रोजन आयोडाइड की ये है रिस्पेक्टिवली का ये मतलब है कि जो चीज़ पहले लिखी गई है उसकी एनर्जी पहले डिस्कस की गई है। अब यहाँ पे आपको एनर्जीज दे दी गई हैं और आपने इसकी इंथैल्पी चेंज मेजर करनी है। सबसे पहले देखें हाइड्रोजन का मतलब, हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे जो दी गई है आपको एच बॉन्ड वो है 436 किलो जॉल्स पर मोल। और आयोडीन की, आयोडीन मतलब आयोडीन और आयोडीन एटम्स के दरमियान जो एनर्जी वो है 151 किलो जॉल्स पर मोल। जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड की एनर्जी यहाँ पे आपको जो दी गई है, हाइड्रोजन और आयोडीन ये एक मॉलिक्यूल की एनर्जी आपको दी गई है -299 किलो जॉल्स पर मोल। अब आप अपनी इक्वेशन में देखें, इक्वेशन में यहाँ पे इसके 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो सबसे पहला काम हमने क्या करनी है कि इसकी एनर्जी जो है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, क्योंकि 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, इट विल बी 598 किलो जॉल्स ऑफ एनर्जी, किलो जॉल्स पर मोल। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमें पता चल रहा है यहाँ पे ये माइनस में वैल्यू दी गई है तो यहाँ इसकी वैल्यू माइनस में होगी, -598 किलो जॉल्स पर मोल ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज। अब एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी हुई है वो आप देखेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी हुई है, इन दोनों को आप एड अप कर देंगे, 436 प्लस 151, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमें पता लग जाएगा कि हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी है, वो आ रही है 587 किलो जॉल्स पर मोल। इंथैल्पी कैसे मेजर करेंगे, डेल्टा एच विल बी इज इक्वल्स टू हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और हीट एनर्जी रिलीज हमारे पास कितनी आ रही है -598 और एब्जॉर्ब आ रही है +587। तो ये कैलकुलेशन करें तो -11 किलो जॉल्स, -11 किलो जॉल्स पर मोल इसका इंथैल्पी चेंज होगा। डेल्टा एच की वैल्यू इसकी आ जाएगी -11 किलो जॉल्स पर मोल। तो इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन में इसका इंथैल्पी चेंज मेजर कर सकते हैं। जी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो दी गई है, कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर। 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर के लिए इंथैल्पी चेंज मेजर करना है। एक तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, अगर 2 मोल्स ऑफ वाटर के लिए 568 थी तो 1 मोल के लिए उसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, वो -284 किलो जॉल्स पर मोल आएगी। लेकिन अगर इक्वेशन लिख के इसकी कैलकुलेशन करनी है तो वो भी हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसका रिएक्शन देखेंगे, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड दे प्रोड्यूस वाटर मॉलिक्यूल। अब क्योंकि उन्होंने 1 मोल ऑफ वाटर कहा है, अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करें, हाइड्रोजन तो 2 एटम है, इसके भी हाइड्रोजन के 2 एटम है, लेकिन यहाँ पे ये ऑक्सीजन के 2 हैं और ये 1 है, इसको बैलेंस करने के लिए इसके साथ हम हाफ लगा देंगे तो तब ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी और इसका मतलब है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे इसकी एनर्जी कैलकुलेट करें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी हमने पढ़ी थी 435 और ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड की एनर्जी हमने पढ़ी थी 498। अच्छा अब यहाँ पे देखें, क्योंकि ऑक्सीजन का हाफ मोल है तो इसलिए आप 498 को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, 498 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ जाएगी 249 किलो जॉल्स पर मोल। ये हमारी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, कौन सी एब्जॉर्ब होगी, एक ये 435 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 435 प्लस 249, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जो हमारी एनर्जी टोटल इसमें एब्जॉर्ब हुई है वो आ जाएगी 684 किलो जॉल्स पर मोल एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब हुई है। और वाटर मॉलिक्यूल के यहाँ पे फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हुई थी, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, उसकी एनर्जी देखें, एक OH बॉन्ड की जो एनर्जी है, 1 OH बॉन्ड की एनर्जी 484 किलो जॉल्स पर मोल, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में देखें तो ये 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 484 मल्टीप्लाई 2, तो ये एनर्जी हमारी आ जाएगी 968 किलो जॉल्स पर मोल। ये हीट एनर्जी रिलीज हुई है।
और इंथैल्पी चेंज आप कैसे मेजर करेंगे? डेल्टा एच विल बी इक्वल टू हीट एनर्जी रिलीज, वो कितनी हुई है? -968, और एब्जॉर्ब कितनी हुई है? +684। तो इन दोनों का डिफरेंस आप कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा -284 किलो जॉल्स पर मोल। अब यहाँ पे कैलकुलेट करके भी हमने देख लिया है, ये वही वैल्यू है जो हमें यहाँ पे ये कैलकुलेट करके बताई गई थी। 2 मोल्स के लिए 568 थी, लेकिन 1 मोल के लिए -284। तो इसका मतलब हुआ ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की है ये हमारी बिल्कुल एक्यूरेट है। तो आपने 1 मोल के लिए भी इसकी एनर्जी या इसका इंथैल्पी चेंज मेजर कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ डज अ रिएक्शन टेक प्लेस। केमिस्ट्री में हम जब भी बात कर रहे हैं रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। अब इस टॉपिक में हम देखेंगे कि रिएक्शन होता किस तरह है, किस तरीके से रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। इस टॉपिक में हम उनकी एनर्जी स्टेट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि रिएक्टेंट की एनर्जी स्टेट क्या होती है, किस तरीके से वो कोलाइड करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। A reaction take place when the reactant molecule collide with each other. Collide का मतलब होता है टकराना, एक दूसरे के साथ टक्कर खाना। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो एक स्टेट देते हैं जिसको हम बोल रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब ये ट्रांजिशन स्टेट कौन सी स्टेट है? जिसमें मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हाईएस्ट होती है या पीक लेवल ऑफ एनर्जी होता है, और ये अनस्टेबल स्टेट है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल दी है। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल में मॉलिक्यूल ए के साथ शो किया है, रिएक्टेंट में एक मॉलिक्यूल ए और दूसरा मॉलिक्यूल बी है। A2 + B2 मतलब दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट में 2AB, एक मॉलिक्यूल बन रहा है AB। अब किस तरीके से ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, किस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट बनती है और उस ट्रांजिशन स्टेट के बाद प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, उससे पहले इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है। बिफोर मिक्सिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट ए एंड बी। मिक्सिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए और बी से शो किया गया है 2 डिफरेंट रिएक्टेंट है, एक ए और दूसरा बी। इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन सेपरेटली कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले ए और बी अलग अलग मॉलिक्यूल से जो अपनी स्टेट ऑफ मोशन में थे। हमें पता है कि मॉलिक्यूल इन कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन दे आर मूविंग, और अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसके पास उसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी पोजेसेस बाय दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉट सेम। अब मॉलिक्यूल क्योंकि मूव कर रहे हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी होती है। ये बात की गई है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी, हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी। मेजॉरिटी ऑफ दीज मॉलिक्यूल पोजेस एवरेज काइनेटिक एनर्जी। मेजॉरिटी मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज होती है, बट अ फ्यू पोजेस मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी, येट अदर पॉजेस लेस देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी लेस देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी। अब यहाँ पे उन्होंने आपको 3 स्टेट्स बता दी हैं मॉलिक्यूल्स की कि मॉलिक्यूल किस किस स्टेट ऑफ एनर्जी लेवल पे होंगे। एक वो मॉलिक्यूल जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी लेवल एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिनका एनर्जी लेवल एवरेज काइनेटिक एनर्जी से लेस होगा। द मॉलिक्यूल विच पोजेस मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी मे आल्सो बी कॉल्ड एज एक्साइटेड मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा हो तो उनको बोल रहे हैं एक्साइटेड मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा है। अब यहाँ पे जो एक्साइटेड का वर्ड यूज किया गया इसका मतलब है कि दोज मॉलिक्यूल्स हैविंग द मोर एनर्जी। When the two reactant molecules are mixed together, all these molecules start colliding with each other. अब रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल्स जो हमने कहा था, एक ए टाइप है और दूसरी बी टाइप, जब उनको मिक्स किया गया, उनके पास काइनेटिक एनर्जी तो थी, तो जब मिक्स किया जाएगा तो दे स्टार्ट कोलाइडिंग विद ईच अदर। द कोलिजन्स विच रिजल्ट बाय कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैविंग द एवरेज और लेस देन एवरेज काइनेटिक एनर्जीज में नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एनी रिजल्ट। ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज थी या एवरेज से लेस थी या कम थी, वो कोई भी रिएक्शन क्रिएट नहीं करेंगे। बट व्हेन द 2 एक्साइटेड मॉलिक्यूल, अब यहाँ पे बात की गई एक्साइटेड मॉलिक्यूल। एक्साइटेड मॉलिक्यूल कौन थे? जिनकी एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा थी। द 2 एक्साइटेड मॉलिक्यूल फ्रॉम बोथ द रिएक्टेंट कोलाइड विद ईच अदर, दे मे बी एबल टू प्रोड्यूस द ट्रांजिशन स्टेट एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर।
तो क्या बात की गई है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स थे जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो एक स्टेट बनाएंगे जिसको नाम दिया गया है ट्रांजिशन स्टेट। अभी मैंने बताया कि ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट है जिसपे इनकी एनर्जी लेवल हाईएस्ट होता है और ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब है ये स्टेट ज्यादा देर नहीं रहेगी। अब जैसे यहाँ पे फिगर में देखें, रिएक्टेंट थे हमारे पास A2, एक रिएक्टेंट, दूसरा रिएक्टेंट B। इनके जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे और ये ट्रांजिशन स्टेट इन्होंने क्रिएट की है। अब यहाँ पे ये देखें ट्रांजिशन स्टेट में इनके मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए हैं, मतलब एटम्स की फॉर्म में आ गए हैं। अब इनके एटम्स के दरमियान ये एक कोलिजन बन गया है या एक इंटरेक्शन क्रिएट हो गया है, इसको बोल रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब ये ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल स्टेट है तो क्या होगा, ये फौरन आगे से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बन गया, AB प्लस AB मीन्स रिएक्टेंट में वो जहां पे अलग अलग थे तो प्रोडक्ट में एक दूसरे के साथ इन्होंने इंटरेक्शन कर लिया है। The transition state is shown at the peak of curve. After a very short period of time, the transition state either return to reactant or to the product. वही बात की कि short period of time, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल है तो थोड़े ही टाइम के बाद या तो वो रिएक्टेंट में दोबारा चली जाएगी या प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉन बिटवीन पाथ ऑफ द रिएक्शन एंड द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब इसको ये जो हमने रिएक्टेंट करवाया है जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी देखी, फिर ट्रांजिशन स्टेट आई और वो अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो इसको ये ग्राफिकल फॉर्म में शो किया गया है। देखें जी, यहाँ पे देखें एनर्जी शो की गई है। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए यहाँ पे ये रिएक्टेंट यहाँ पे इस एनर्जी लेवल से स्टार्ट हो रहे हैं। ये 0 लेवल है, यहाँ पे ये स्टार्ट नहीं ले रहे क्योंकि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कोई एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए यहाँ पे कोई एनर्जी जहाँ पे ये स्टार्ट ले रहे हैं, रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और देखें जी यहाँ पे इनकी एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है और ये स्टेट आ गई ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट हमने कहा अनस्टेबल स्टेट है। उसके बाद इस स्टेट के बाद या तो वो दोबारा रिएक्टेंट में ही चले जाएंगे या फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है इसमें रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया, ट्रांजिशन स्टेट आई और आगे से ये प्रोडक्ट बन गए। अब अगर यहाँ पे आप एनर्जी लेवल चेक करें, रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल ये, जबकि प्रोडक्ट का अगर देखें ये लाइन ड्रॉ करें तो ये यहाँ पे आ जाती है। इस लाइन को एक्सटेंड करें तो ये मीन्स प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट से भी कम है क्योंकि एनर्जी इस ग्राफ में ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है इसको नेगेटिव डेल्टा H के साथ शो करेंगे। नेगेटिव का मतलब था ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इंथैल्पी चेंजेस में नेगेटिव आ रही है तो ये एक्शन क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। और ये स्टेट जहां पे रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट तक जाने में जो एनर्जी इनको चाहिए, ये वाली एनर्जी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, उसको डिनोट करते हैं EA से। आगे इसकी डेफिनेशन भी पढ़ते हैं। The energy of the transition state is higher than that of the reactant or product because the bonds between the reactant or product molecules are being cleaved progressively. क्या कहा गया है कि ट्रांजिशन स्टेट में जब मॉलिक्यूल्स आते हैं तो उनकी एनर्जी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की निस्बत ज्यादा होती है और इसकी रीजन भी बताएगी क्यों, कि the bonds between the reactant और product molecules are being cleaved progressively. cleaved का मतलब होता है split up हो जाना या break up हो जाना। अब यहाँ पे आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ट्रांजिशन स्टेट में एनर्जी हायर क्यों होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की निस्बत, तो आपने उसका आंसर यही बताना है, बिकॉज द बॉन्ड बिटवीन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल आर बीइंग क्लीव्ड या स्प्लिट प्रोग्रेसिवली, क्योंकि वहां पे इनका ये बॉन्ड है वो टूटता जाता है। द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू बी कन्वर्टेड इनटू द ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन ये बताई गई है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू बी कन्वर्टेड इनटू ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में आने के लिए रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी। एक्टिवेशन एनर्जी की एक और डेफिनेशन भी है। Activation energy is the minimum amount of energy needed for the reaction to occur. किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। ये दो डेफिनेशन एक ही आपकी बुक में दी गई है या एक जनरल डेफिनेशन कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर द रिएक्शन टू ऑकर। किसी भी रिएक्शन के ऑकर होने के लिए जो एनर्जी है वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है।
The difference between the energy of the reactant and that of the product come out in the form of heat representing enthalpy delta H of the reaction. This graph represent the path of an exothermic reaction. Figure 5.4. जो ऊपर हमने फिगर देखी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, और अगर हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन आ जाए तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? अब यहाँ पे देखें, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, पाथ ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन कोऑर्डिनेट करना है। उसी तरह यहाँ पे ये एनर्जी लेवल है, रिएक्टेंट ने स्टार्ट किया, ट्रांजिशन स्टेट आई और यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स बन गए। अब यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट्स की एनर्जी देखें, इस लाइन को यहाँ तक ग्राफ तक एक्सटेंड करें तो इसका मतलब हुआ कि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की निस्बत ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे ये डेल्टा एच या एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होगा और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। जी मिनी एक्सरसाइज है, आर एनर्जी डायग्राम यूजफुल। इन्होंने पूछा है कि जो हम एनर्जी डायग्राम बनाते हैं क्या यूजफुल है, ये इसको एनर्जी डायग्राम कह रहे हैं, चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हो चाहे एक्सोथर्मिक के लिए। अब क्वेश्चन कहा गया है कि क्या ये एनर्जी डायग्राम यूजफुल होती हैं, तो बिल्कुल ये यूजफुल होती हैं। क्यों यूजफुल होती हैं? द एनर्जी डायग्राम आर यूजफुल फॉर विजुअलाइजिंग एंड एनालाइजिंग द एनर्जी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। इस एनर्जी डायग्राम से हमें पता चल जाता है कि एनर्जी चेंज किस तरह आ रही है। एनर्जी चेंज मीन या वो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक, तो इसका आंसर हम देंगे यस। जी तो आंसर क्या होगा? यस फॉर द विजुअलाइजिंग एंड एनालाइजिंग द एनर्जी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंज क्या आ रहा है उसको एनालाइज करने के लिए ये एनर्जी डायग्राम्स यूजफुल होती हैं। जी नेक्स्ट है, ड्रॉ एन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन विच डज नॉट इवॉल्व और एब्जॉर्ब हीट। अब हाइपोथेटिकल रिएक्शन वो होता है कि जो आइडियल रिएक्शन हो, जिसमें हीट ना तो रिलीज हो और ना ही एब्जॉर्ब हो। तो उन्होंने यहाँ पे आपसे कहा है कि आप उसके लिए एक एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करें। तो इसके लिए जो एनर्जी डायग्राम बनेगी, ग्राफ इस तरीके से हम शो करेंगे। जी देखें इसकी डायग्राम, यहाँ पे एनर्जी, ये रिएक्शन ऑकर हो रहा है। अब इन्होंने हाइपोथेटिकल रिएक्शन कहा था जिसमें ना तो एनर्जी रिलीज हो ना एब्जॉर्ब हो, मीन ना वो एक्सोथर्मिक है ना वो एंडोथर्मिक है। तो इसका मतलब है एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी सेम। तो जिस एनर्जी लेवल पे रिएक्टेंट स्टार्ट हो रहे हैं उसी पे प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी ट्रांजिशन स्टेट होगी और ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। जी अब जो नेक्स्ट बात की गई है कैटालिस्ट की, कैटालिस्ट क्या होते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब कैटालिस्ट ऐड किए जाते हैं तो वो उस रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। क्यों स्पीड अप करते हैं? क्योंकि वो उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। पहले कैटालिस्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। A catalyst is thus defined as a substance that increase the rate of chemical reaction without itself undergoing any permanent chemical change. कैटालिस्ट वो है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है लेकिन खुद उस रिएक्शन में कोई भी केमिकल चेंज नहीं देता। अब यहाँ पे देखें, एन एडिशन ऑफ द कैटालिस्ट इन द रिएक्शन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज it changes the path adopted by the reactant whereby the activation energy value of the reaction is substantially decreased। तो क्या बात की गई है कि जब भी कैटालिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन में ऐड किया जाता है तो वो उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को और कम कर देता है। As a result, more reactant are now able to be converted into product molecules and hence the rate of reaction will increase। हमने एक्टिवेशन एनर्जी कहा था द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट है केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, लेकिन जब उस रिएक्शन में कैटालिस्ट ऐड कर दिया जाएगा तो वो उस एक्टिवेशन एनर्जी को और कम कर देगा। तो इस वजह से वो रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। अब जैसे एग्जांपल दी गई है, फॉर एग्जांपल निकल एक्ट एज अ कैटालिस्ट इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल टू गिव बनास्पति घी। ऑयल से बनास्पति घी बनाने के लिए जो कैटालिस्ट यूज किया जाता है वो निकल है। अब हाइड्रोजिनेशन क्या होती है? हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन का एड अप हो जाना। तो इसका रिएक्शन क्या होगा? जैसे ऑयल की हाइड्रोजिनेशन की गई है, ऑयल में हाइड्रोजन ऐड की गई और इसमें निकल कैटालिस्ट यूज किया गया, तो ये रिएक्शन स्पीड अप हो गया जिससे ऑयल को कन्वर्ट कर दिया गया है बनास्पति घी में। इसी तरह एग्जांपल दी गई है, प्लेटिनम एक्ट एज अ कैटालिस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन में प्लेटिनम कैटालिस्ट के तौर पे एक्ट करता है। थर्ड एग्जांपल है, क्लोरीन एक्ट एज अ कैटालिस्ट प्रमोटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन। ओजोन की ब्रेकडाउन होती है तो उसमें क्लोरीन कैटालिस्ट के तौर पे एक्ट करता है। अब यहाँ पे जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो आपसे कैटालिस्ट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है
उसकी एग्जाम्पल पूछी जा सकती है। तो ये तीनों आपको एग्जाम्पल दी गई है, निकल की, प्लेटिनम और क्लोरीन, ये कैटालिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं। और यहाँ इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कैटालिस्ट किस तरह रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। तो उसमें आपने इसका आंसर यही बताना होगा कि वो एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यूज को लो कर देता है। अब यहाँ पे ये ग्राफ दिखाया गया है। ग्राफ में देखें, अगर हम कैटालिस्ट ऐड नहीं करते तो हमारी ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे इस एनर्जी लेवल पे जाके आएगी, ये तब प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन अगर हम इसमें कैटालिस्ट ऐड कर दें तो यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट कम एनर्जी लेवल पे आ जाएगी। तो यही बात हमने की कि कैटालिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। अगर कैटालिस्ट ना ऐड किया जाता तो यहाँ पे ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी ये आनी थी, लेकिन कैटालिस्ट ऐड करने पे एनर्जी की वैल्यू, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ये आ गई। तो ट्रांजिशन स्टेट पहले ही आ जाएगी, कम एनर्जी पे आ जाएगी। तो यही वजह है कि कैटालिस्ट ऐड करने से रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है, मींस उसकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पहले से भी कम हो जाती है। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये इजी टॉपिक है, लेकिन जो स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस के साथ है उनको भी इसको अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। वैसे तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये केमिस्ट्री का हिस्सा नहीं है, आपको जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे ये दिया गया है। अगर आएगा इसमें से ज्यादा किसी शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिया जाएगा या कोई एमसीक्यू आ सकता है। तो देखते हैं अब होता क्या है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन होता क्या। रेस्पिरेशन क्या है? सांस लेने का अमल। तमाम जानदार सांस लेते हैं, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। अगर वो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, और अगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है तो उसको एनएरोबिक बोलेंगे। अब यहाँ पे आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन सांस लेने का अमल है और सांस लेने के लिए तो ऑक्सीजन लाजमी है, तो फिर ऑक्सीजन के बगैर रेस्पिरेशन कैसे होगी? तो अब देखें, इसकी डिटेल पढ़ते हैं तो आपको कुछ समझ आ जाएगा कि एरोबिक और एनएरोबिक कैसे होती है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन अ ह्यूमन बीइंग इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वी ब्रेथ इन ऑक्सीजन। ब्रेथ इन ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन सांस के थ्रू अंदर लेके जाते हैं, एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। रेस्पिरेशन आल्सो कैरीज कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। अब बजाहिर तो हमें सिर्फ यही लगता है कि हमने सांस लिया और बाहर निकाल दिया, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन होते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं। दिस प्रोसेस दैट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे आपको एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन भी दे दी गई है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब आगे आपको बता दिया गया कि एरोबिक रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मीन इस रिएक्शन में हीट रिलीज होगी, एंड इन्वॉल्व द फॉलोइंग रिएक्शन। अब रिएक्शन दिया गया है कि कैसे होता है। ग्लूकोज, अब ग्लूकोज से मुराद जो भी हम डाइट लेते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में है। फार्मूला C6H12O6 इन साइटोप्लाज्म। क्योंकि सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है, इसलिए साइटोप्लाज्म में जो रिएक्शन होता है उसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में, साथ में एनर्जी मिलती है। अब पायरुवेट का फार्मूला आपने याद रखना है C3H4O3। ये 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं, लेकिन ये रिएक्शन अभी यहीं पे खत्म नहीं होता, इसकी फर्दर आगे से रिएक्शन होता है जिसमें फर्दर ये पायरुवेट ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं और साथ में हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन जो पायरुवेट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है, तो ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ये रिएक्शन होता है। इसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी मिलेगी। अच्छा जी, ये टॉपिक डिस्कस किया गया ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या है? ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज स्प्लिट इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। अभी जो रिएक्शन हमने पढ़ा उसमें यही देखा कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनाता है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम विद द नेट प्रोडक्शन ऑफ 2 ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस प्रोसेस में एंजाइम कैटालिस्ट के तौर पे रिएक्ट करेंगे और यहाँ पे जो एनर्जी मिलेगी हमें वो ATP की फॉर्म में मिलेगी, ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। When cells of our body require energy for performing the metabolic activities, they use this ATP and break it down to get the required energy. अब क्योंकि हमें अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी वही है जो ATP की फॉर्म में आती है। तो रेस्पिरेशन का अमल जिसमें ग्लूकोज रिएक्ट करेगा, पायरुवेट बनाएगा
पायरोवेट के बाद यहाँ पे इस पे एंजाइम एक्ट करेंगे और जो एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में मिलेगी और यही एनर्जी बॉडी के सेल्स इसको यूटिलाइज करेंगे। द फूड वी ईट अंडरगोस डाइजेशन इन अवर बॉडी एंड द डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल दैट आर एब्सॉर्ब बाय द सेल अंडरगो द ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब ऑक्सीडेशन क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा है, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन। तो जितनी खुराक हम खाते हैं डाइजेस्ट होती है, सेल के अंदर उसमें प्रॉपर रिएक्शंस होते हैं जिसके बाद वो हमें एनर्जी मिलती है। इन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड एल्गी रेस्पिरेशन ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे बात आ गई है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन जो विदाउट ऑक्सीजन होती है या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन वो कहाँ पे होती है? बैक्टीरियाज में या एल्गी में। दिस इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथेनॉल विद द एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन उसका भी उसकी इक्वेशन दी गई है। उसी तरह देखें, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा पायरोवेट में, पायरोवेट में कन्वर्ट हो रहा है, साथ में एनर्जी मिल रही है, एनर्जी यहाँ पे एटीपी की फॉर्म में मिलती है। लेकिन इस रिएक्शन का जो अगला स्टेप है ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एग्जाम्पल दी गई है जैसे यीस्ट में, बैक्टीरिया में या एल्गी में होती है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी, एनर्जी भी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे ये जो इसका एंड प्रोडक्ट है ये एथेनॉल बनेगा, C2H5OH। तो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिएक्शन पूछा जा सकता है। उसमें आपने जो इसको एक्सप्लेन करना है ये केमिकल इक्वेशन दे के एक्सप्लेन करना है, या उसमें आपसे एंड प्रोडक्ट पूछे जा सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है या एनारोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है। जी आगे बात की गई है लिपिड्स की। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स आर द ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इंक्लूड फैट, वैक्सीज, स्टीरोल्स। अब लिपिड में कौन सा ग्रुप आ जाता है? फैट्स हैं, वैक्सीज हैं, स्टीरोल है, जितनी ऑयली चीजें हैं वो लिपिड्स हैं। लिपिड सर्व एज एन एनर्जी रिजर्व विद इन आवर बॉडी। तो लिपिड हमारी बॉडी में एनर्जी रिजर्व्स हैं। जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो ये लिपिड्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अबाउट हाफ ऑफ द फ्यूल आवर बॉडी नीड्स कम फ्रॉम लिपिड। फ्यूल हमारी बॉडी को काम करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है वो लिपिड से आती है। इफ यू ईट मोर फूड देन यू नीड इन अ डे, द एक्सेस फूड इज स्टोर्ड एज अ लिपिड इन एडिपोज टिश्यूज। तो जितनी हम खुराक खाते हैं, अगर हम अपनी जरूरत से ज्यादा खुराक खाएं तो वो खुराक एडिपोज टिश्यूज में लिपिड की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। इन बिटवीन मील्स एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज आवर बॉडी रिलाइज ऑन दिस रिसोर्सेज टू प्रोवाइड एनर्जी। अब अगर खुराक हमने खाई है लेकिन उसके कुछ देर तक हम खाना नहीं खाते और हमें एनर्जी चाहिए, तो उस वक्त यही लिपिड हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ग्लाइकोजन इज द प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इट इज स्टोर्ड इन द लीवर एंड मसल। तो ग्लाइकोजन भी क्या है? ये ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होता है हमारी बॉडी में, लीवर्स और मसल में, और ये भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये जो टॉपिक है एक्चुअली तो ये बायोलॉजिकल का टॉपिक है, लेकिन आपको यहाँ पे देने का मतलब उसके केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उसमें किस तरीके से होता है, उसका प्रोडक्ट क्या बनता है, या एंजाइम उस रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, इसलिए डिस्कस किया गया है। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे लिपिड्स के बारे में बता दिया गया है, लिपिड्स क्या है, ग्लाइकोजन क्या है। तो यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन दिया गया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अब आप रिएक्शन को देखें, यहाँ पे वाजिया शो किया गया है कि सनलाइट की प्रेजेंट में ये रिएक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब है इस रिएक्शन के होने के लिए एनर्जी सनलाइट से ही आ रही है। तो अब क्वेश्चन यही पूछा गया, फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो फ्रॉम सनलाइट, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। जिस रिएक्शन की जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी वो रिएक्शन उतना विगरसली होगा, उतनी तेजी से होगा। तो इन रिएक्शन में ये रिएक्शन जो सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, ये रिएक्शन सबसे तेजी से होता है, जिसमें सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे ये सी ऑप्शन करेक्ट है कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। नेक्स्ट है, फॉर्मेशन ऑफ विच हाइड्रोजन हेलाइड फ्रॉम द एलिमेंट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। हेलाइड्स हेलोजन ग्रुप है जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन आ जाते हैं। इसमें उन्होंने पूछा फॉर्मेशन ऑफ विच हाइड्रोजन हेलाइड इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसके
रिएक्शन के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड बेस्ट ऑप्शन है, डी आएगा इसमें। जी नेक्स्ट है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स हमने देखा था एथेनॉल बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है एटीपी की फॉर्म में, लेकिन लीस्ट अमाउंट ऑफ एटीपी है, तो एथेनॉल भी बनता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आ जाएगा जिसमें एनर्जी एटीपी की फॉर्म में और एथेनॉल, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। जी आगे एनर्जी डायग्राम शो की गई और आपसे पूछा गया है विच रिएक्शन डू यू एक्सपेक्ट टू बी अ रिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन आपको लगता है कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे ये पहली डायग्राम देखें, ये रिएक्टेंट्स और यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इनका एनर्जी लेवल डाउन हो गया, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके केस में देखें जितनी एनर्जी रिएक्टेंट की है उतनी ही प्रोडक्ट की है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हम कह सकते हैं कि ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का एनर्जी लेवल सेम है। नेक्स्ट है, व्हाट डज इट शो व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अगर केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो इससे हमें क्या बात पता चलती है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो तो इसका मतलब होता है कि जो बॉन्ड बन रहे हैं, तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक हो तो उसमें टूटने वाले बॉन्ड वीक होते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आएगी, इट शो द बॉन्ड विच ब्रेक्स आर वीकर देन दोज आर फॉर्म्ड, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी। जी नेक्स्ट है, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोरीन या HCl आर मिक्स द टेम्परेचर इंक्रीजेस। दिस रिएक्शन इज, जब दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो उसका मतलब है उस रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज हो रही है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आपने उसमें बताना है कि वो कौन सा रिएक्शन है, उसकी इंथैल्पी चेंज क्या होगी। तो डी ऑप्शन इसमें आएगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक के लिए जो इंथैल्पी चेंज है वो नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जी नेक्स्ट देखें, द एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर CH बॉन्ड इज 412 किलोजॉल्स पर मोल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल हैव इंथैल्पी चेंज क्लोज टू 412 किलोजॉल पर मोल। अब यहाँ पे रिएक्शन देखें, सब रिएक्शन में ये मीथेन को शो किया गया है। अब उन्होंने पूछा इसमें से कौन सा रिएक्शन ठीक हो सकता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी जो 412 दी गई, अगर आप मीथेन का स्ट्रक्चर देखें तो एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हैं। अब यहाँ पे ये एक बॉन्ड की जो एनर्जी है ये 412 किलोजॉल्स पर मोल है, तो इसका मतलब हुआ कि इस रिएक्शन में ये एक बॉन्ड टूटेगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये कार्बन में से अगर ये एक बॉन्ड ब्रेकअप कर जाए तो पीछे जो स्ट्रक्चर बचता है वो रह जाएगा CH3, मीन इस कार्बन के साथ बाकी 3 हाइड्रोजन रह जाएंगे और साथ में हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आती है। जी नेक्स्ट है, द एवरेज बॉन्ड एनर्जीज फॉर ऑक्सीजन सिंगल ऑक्सीजन बॉन्ड एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन आर 146 एंड 496 किलोजॉल्स पर मोल रिस्पेक्टिवली। मीन सिंगल बॉन्ड के लिए जो एनर्जी है वो 146 है, डबल बॉन्ड के लिए 496 किलोजॉल्स पर मोल है। फाइंड द इंथैल्पी इन किलोजॉल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, और अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो आपने इसकी इंथैल्पी फाइंड आउट करनी है, वो क्या होगी। अगर आप इस रिएक्शन को देखें, ये उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए इस तरह दिया हुआ है क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 2 एटम, मतलब ये H2O2 की फॉर्म में है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ब्रेकअप करता है और वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है प्लस हाफ ऑक्सीजन के। अच्छा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और हमें पता है किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इंथैल्पी चेंज नेगेटिव आती है, तो आप ऑप्शन देखें बाकी तीनों तो पॉजिटिव हैं, तो लेकिन यहाँ पे ए ऑप्शन जो है नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी। जी नेक्स्ट है, व्हाई डज द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन नॉट अकर। यहाँ पे एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिया गया कि डायमंड जो है वो ग्रेफाइट में चेंज क्यों नहीं होता। अब किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन अगर वो उसको एनर्जी ना मिले तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी। द चेंज फ्रॉम डायमंड टू ग्रेफाइट हैज द हाई एक्टिवेशन एनर्जी, कि बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो वो कन्वर्ट होगा, नहीं तो वो कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसलिए इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगी। जी स्टूडेंट्स, आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंथैल्पी एंड इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी और इंथैल्पी चेंज में आपने डिफरेंस बताना है।
अब इंथैल्पी क्या थी? किसी भी सिस्टम की हीट कंटेंट को हमने इंथैल्पी बोला था, तो हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड इंथैल्पी। द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम्स आर कॉल्ड इंथैल्पी। जबकि इंथैल्पी चेंज क्या है? इंथैल्पी चेंज द अमाउंट ऑफ हीट लॉस और गेन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें कितनी हीट रिलीज हुई है या एब्जॉर्ब हुई है, वो उसकी इंथैल्पी चेंज थी। तो आप इसको लिखेंगे अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया। इंथैल्पी क्या है? एनी हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, उसको इंथैल्पी। जबकि इंथैल्पी चेंज क्या है? कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और अब्सॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इंथैल्पी चेंज। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस? जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है? उसमें हीट एनर्जी एब्सॉर्ब क्यों होती है? अब हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। उन फोर्सेस को ब्रेकअप करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, इसीलिए ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो यहां पे आप इसका आंसर लिखेंगे, बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सो ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड विल बी एंडोथर्मिक प्रोसेस। जी थर्ड क्वेश्चन है, डिपिक्ट द ट्रांजिशन स्टेट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहाँ पे आपको रिएक्शन दिया गया है और आपने इसकी ट्रांजिशन स्टेट बतानी है। सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को हम शो करेंगे और रिएक्शन इसका हो रहा है क्लोरीन के साथ, तो ये क्लोरीन का बॉन्ड हो गया। अब इसकी ट्रांजिशन स्टेट आएगी। ट्रांजिशन स्टेट में ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है, और ट्रांजिशन स्टेट के बाद आगे जो मॉलिक्यूल बनेगा वो HCl का बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। तो ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है। जी नेक्स्ट है, ड्रॉ द रिएक्शन प्रोफाइल फॉर द 2 एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वन ऑफ विच मूव फास्टर देन अदर। आपके टेक्स्ट में जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात की गई है, एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की बात की गई थी और दूसरा वाटर की फॉर्मेशन की। अगर आप इनके रिएक्शन देखें, यहाँ पे जो पहली एग्जांपल हम लेते हैं वाटर की, और इसके लिए जो एनर्जी डायग्राम बनेगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी लो होगी। यहाँ पे ये रिएक्टेंट्स होंगे। रिएक्टेंट्स अब इसमें क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स। ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, यहाँ पे ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट। इसी तरह जो दूसरी एग्जांपल पूछी गई है वो हम कार्बन डाइऑक्साइड की देते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब यहाँ पे अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये रिएक्टेंट कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ पे प्रोडक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी। तो इस तरीके से आप ड्रॉ करके दिखा देंगे, इसकी एग्जांपल्स हैं। जी नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लाइकोजिन इन आवर बॉडी? ग्लाइकोजिन का हमारी बॉडी में क्या रोल है? तो ग्लाइकोजिन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इट इज स्टोर्ड इन लीवर और मसल। इट रेगुलेट ओवर ब्लड शुगर लेवल इन आवर बॉडी। तो इसका आंसर मैं लिख देती हूँ जी, ग्लाइकोजिन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। इट इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स एंड इट रेगुलेट्स ओवर ब्लड शुगर लेवल। जी नेक्स्ट आते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ। फिजिकल चेंज विच यूजली अकर अराउंड अस आर गिवन इन द टेबल। राइट डाउन द वेदर दे आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। यहाँ पे आपसे कुछ फिजिकल चेंज के बारे में बताया गया और आपने बताना है कि ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक, उसमें हीट रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है। सबसे पहला है कन्वर्जन ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट इनटू एनहाइड्रस साल्ट। हाइड्रेटेड का मतलब होता है जिसमें वाटर था, और एनहाइड्रस विदाउट वाटर। तो कन्वर्जन ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट इनटू एनहाइड्रेटेड साल्ट इज द एंडोथर्मिक चेंज, क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये आ जाएगा एंडोथर्मिक। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मेटल। किसी भी मेटल में से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, इसमें हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक। बर्निंग ऑफ पेपर, कोई भी चीज जल रही है, जलने का अमल जो है वो एक्सोथर्मिक होता है, हीट इसमें रिलीज होगी, एक्सो आ जाएगा। डिसॉल्विंग एमोनियम क्लोराइड इन वाटर। एमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करें तो हीट एब्जॉर्ब होती है, इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। नेक्स्ट है वेपोराइजिंग लिक्विड नाइट्रोजन।
वेपराइज का मतलब है वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, कोई भी चीज वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है तो उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए या वेपर में कन्वर्ट होने के लिए हीट चाहिए होगी, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वेपर्स में कन्वर्ट होगा, तो इसलिए यहाँ पे ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ही वो वेपर्स बनेंगे। फॉर्मेशन ऑफ रेन फ्रॉम क्लाउड्स, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इवेपोरेशन ऑफ ड्राई आइस, एवेपोरेशन है तो ये भी एंडोथर्मिक होगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। डिसॉल्विंग सोडियम कार्बोनेट इन वाटर, सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डिसॉल्व करें तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट रिलीज होती है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्सप्लेन व्हाई द रिएक्शन बिटवीन एटमॉस्फेरिक गैसेस ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डज नॉट टेक प्लेस अंडर द नॉर्मल कंडीशन। हमें पता है हमारी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एक स्पेसिफिक अमाउंट है। अब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि आप ये बात एक्सप्लेन करें कि अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं, क्यों नहीं करती हैं? इसका आंसर होगा कि उनको रिएक्ट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है और वो हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। जब उनको एनर्जी मिलेगी तो वो रिएक्ट करेंगी, अदरवाइज वो रिएक्ट नहीं करेंगी। तो अंडर नॉर्मल कंडीशन वो क्यों नहीं रिएक्ट करती? क्योंकि उस वक्त उनको हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, दे रिक्वायर हाई एक्टिवेशन एनर्जी। जी आगे पूछा गया है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग दीज गैसेज रिएक्ट टू गिव नाइट्रिक ऑक्साइड, लेकिन लाइटनिंग हो जाए तो उसमें ये रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं। अब यहाँ देखें, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग, यहाँ पे जो लाइटनिंग है ये एनर्जी प्रोवाइड करेगी, उस वक्त उस रिएक्शन को टेक प्लेस होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना देंगी। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि ये लाइटनिंग इसको एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। जी आगे क्या पूछा गया, द रिएक्शन स्टॉप एज सून एज द लाइटनिंग स्टॉप। अब पूछा गया है कि अगर ये लाइटनिंग स्टॉप हो जाए तो रिएक्शन भी स्टॉप हो जाता है, इसकी क्या रीजन है? क्योंकि वो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए वो लाइटनिंग चाहिए थी, लाइटनिंग हुई, इसी लाइटनिंग ने उसको एक्टिवेशन एनर्जी दी तो ये रिएक्शन हो गया और नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। लेकिन जैसे ही ये लाइटनिंग रुक जाए तो उसको वो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिलती, तो इसलिए आप कहेंगे कि एनर्जी इनपुट स्टॉप हो जाता है, तो इसलिए वो रिएक्शन भी स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आप आंसर देंगे एनर्जी इनपुट स्टॉप्स, बिकॉज एनर्जी इनपुट स्टॉप। जी नेक्स्ट है, आ रिएक्शन बिटवीन नेचुरल गैस मीथेन एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन डज नॉट टेक प्लेस व्हेन यू मिक्स देम। अब नेचुरल गैस मीथेन है और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ है तो ये रिएक्ट नहीं करती। एज सुन एज यू शो अ बर्निंग मैच स्टिक, जैसे ही आप उसके पास बर्निंग मैच स्टिक लेके जाते हैं, द रिएक्शन स्टार्ट इमीडिएटली एंड देन इट कंटिन्यू अंटिल वन और बोथ ऑफ द रिएक्टेंट इज आर यूज्ड अप। एक्सप्लेन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे नेचुरल गैस है, आप चूल्हा जलाते हैं तो जो गैस आ रही है वो नेचुरल गैस है, जब तक आप उसके पास जलती हुई माचिस की तीली नहीं लेके जाते तो वो आग नहीं लगती है। तो जैसे ही आप उसके पास बर्निंग मैच स्टिक लेके जाते हैं तो वो जलना शुरू कर देती है। उन्होंने आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर होगा कि बर्निंग मैच स्टिक गिव इग्निशन टू स्टार्ट अ रिएक्शन। यहाँ पे जो बर्निंग मैच स्टिक है, इट गिव इग्निशन टू स्टार्ट अ रिएक्शन। तो जो बर्निंग मैच स्टिक है, इट गिव इग्निशन टू स्टार्ट अ रिएक्शन। जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कंबस्शन रिएक्शन, जिसमें इसके प्रोडक्ट बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इस रिएक्शन को आप बोलते हैं कंबस्शन। जी नेक्स्ट आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ। फाइंड आउट द इंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन यूजिंग द गिवन डाटा। अब यहाँ पे आपने इंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करना है। रिएक्शन दिया गया है जिसमें नाइट्रोजन रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी गई है 958.38, जबकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज 496 किलो जॉल्स पर मोल, और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इज -626 किलो जॉल पर। अब यहाँ पे ये माइनस शो कर रहा है, ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है इसकी इंथैल्पी चेंज, मीन इसकी आपने डेल्टा एच फाइंड आउट करनी है।
इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब कितनी हुई है, हीट रिलीज कितनी हुई है, वो पहले मेजर करते हैं। हीट एब्जॉर्ब्ड, अब जो हीट एब्जॉर्ब हुई है यहाँ पे ये प्लस साइन है, इसका मतलब है ये हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 958.38 प्लस 498 किलो जॉल पर मोल, इनको ऐड अप करें तो ये हमारे पास आंसर आता है 1456.38 किलो जॉल्स पर मोल, ये हीट एब्जॉर्ब हुई है। आप इस रिएक्शन की हीट रिलीज देखें, हीट रिलीज कितनी है, -626 किलो जॉल पर मोल, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन में देखें तो 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड है, तो इसलिए जो हीट रिलीज हुई है उसके लिए आप 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 626 के साथ, तो जो हीट रिलीज आ रही है वो आ जाएगी 1252 किलो जॉल्स पर मोल। आपने इंथैल्पी मेजर करनी है, चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा एच, तो डेल्टा एच क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब माइनस हीट रिलीज, तो जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई थी उसमें से हीट रिलीज को माइनस कर दो, 1456.38 माइनस 1252, तो यहाँ पे इंथैल्पी चेंज आ जाएगा हमारे पास 204.38 किलो जॉल्स पर मोल, और यही इसका आंसर होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स हीट एंड इंथैल्पी, हीट और इंथैल्पी का डिफरेंस बताना है। ये आपकी बुक में पेज नंबर 70 पे क्लियरली डिस्क्राइब किया गया है, तो आप ये इसको वहां से देख सकते हैं, पेज 70 पे, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड इंथैल्पी। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन व्हाई फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बॉन्ड फॉर्मेशन, जब बॉन्ड बनने का अमल है वो हमेशा एक्सोथर्मिक क्यों है, उसमें हमेशा हीट रिलीज क्यों होती है। जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो मॉलिक्यूल्स या एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, इस रिएक्शन में वो मूव करते हैं और अपनी स्टेबल स्टेट गेन करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए हम कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसका आंसर देंगे, formation of bond is always an exothermic process because when atoms come close to form a bond they move to stable state, so energy is released, so it will be a exothermic process जी। नेक्स्ट है, explain the role of lipids in our body, आपकी बुक में इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ जो कि पेज नंबर 78 पे दिया गया है उसमें लिपिड्स के बारे में बताया गया, तो वहां से आप इसको आंसर देखेंगे। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, आपने इन टर्म्स को बताना है। एक्टिवेशन एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ट्रांजिशन स्टेट, इट इज एन अनस्टेबल स्टेट विच इज फॉर्म्ड व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद ईच अदर। और एरोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन विच टुक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन जी। नेक्स्ट आ जाता है, इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस, व्हाई इज इट एसेंशियल टू कुक सम ऑफ द फूड्स आइटम व्हाइल अदर वी कैन ईट विदाउट कुकिंग। पूछा है कि कुछ खुराक को, कुछ फूड आइटम्स को पकाना जरूरी होता है जबकि कुछ हम बगैर पकाए ही खा लेते हैं, तो ये क्यों इस तरह जरूरी है। अब यहाँ पे बात जो की गई है, व्हाई इट इज एसेंशियल टू कुक सम ऑफ द फूड, कुक करना क्यों जरूरी है। जब भी आप खुराक को पकाएंगे तो उसमें सबसे पहले कि आप उसको बैक्टीरिया फ्री करते हैं, तो आप इसका आंसर देंगे टू मेक फूड सेफ फ्रॉम बैक्टीरिया। फिर इसके अलावा जब खुराक पका लेते हैं वो इजीली डाइजेस्टेबल होती है, जैसा कि आप मीट को पकाते हैं वैसे कच्चा नहीं खा सकते, लेकिन पका के वो गल जाता है, नरम हो जाता है, आप उसको खा लेते हैं। इसी तरह मीट हो गया, एग हो गया। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाइल अदर वी कैन ईट विदाउट कुकिंग, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसको आप विदाउट कुकिंग खा सकते हैं, जैसे सैलड आप यूज करते हैं या कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनको आप खाते हैं, तो उनको हम पकाए बगैर भी खा सकते हैं। अगर उनको ज्यादा कुक कर लिया जाए तो हो सकता है कि उनके अंदर उनके मिनरल्स या उनके विटामिन जो है वो जाया हो जाएंगे, तो यहाँ पे उनको विदाउट कुक किए भी खा सकते हैं क्योंकि दे लैक हार्मफुल बैक्टीरिया, या फिर अगर आप उसको कुक करेंगे तो उसके विटामिन्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। कुकिंग में डिस्ट्रॉय विटामिन्स, फॉर एग्जांपल जैसे आप कुकम्बर खा लेते हैं ऐसे जी, जैसे आप कुकम्बर की जितनी सलाद खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं तो आप उनको बगैर पकाए खाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज फायरवर्क्स लुक्स
स्पेक्टुकुलर, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी। जब भी फायरवर्क्स होता है, आतिशबाजी होती है, तो वो आपको इतनी अच्छी क्यों लगती है और उसमें कौन से केमिकल कंपाउंड्स केमिकल रिएक्शन में जाते हैं। तो यहाँ पे आतिशबाजी में जो रिएक्टेंट है वो मोस्टली नाइट्रोजन या सल्फर यूज होते हैं। तो यहाँ पे आप करेंगे, तो आतिशबाजी जब होती है उसमें जो रिएक्टेंट है वो कार्बन या सल्फर, दे बर्न अप, carbon and sulfur burn up as a fuel and heat energy is produced in the form of gas or light। और ये रिएक्शन जो होंगे वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होंगे, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी और रिडक्शन भी हो रही होगी। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।